एक मेंस का क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमारा एक तरह से राजस्थान मेंस में जो लीगल ऐसे होता है वहाँ पे आ सकता है कि हमको पूछ देगा कि डिफरेंस बताओ जुडिशियल रिव्यू में, जुडिशियल एक्टिविज्म में और जुडिशियल ओवररीच में। ये जो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस ये इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ये सब जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, बट उसमें भी डिफरेंस रहता है, तो अब उनको डिटेल में करेंगे और उसका सिग्निफिकेंस भी डिस्कस करेंगे। इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या रहता है, ठीक है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना वो ग्रैंड नॉर्म होता है, मींस बुनियाद रहता है, बेसिस रहता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कैल्सन जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बेसिस रहता है, और जितने भी लॉज बनते हैं कंट्री में वो अपनी जो पावर है, अथॉरिटी है, वो डिराइव कहाँ से करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ से डिराइव करते हैं, राइट। देन अब आप इंट्रोडक्शन में ये भी लिख सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टैब्लिश करता है 3 तरह के ऑर्गन्स को, मतलब गवर्नेंस के ऑर्गन्स को बनाता है, और उसमें चेक एंड बैलेंस का भी काम किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन का है। अब ये ऑर्गन्स क्या है हमारे, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, राइट। अब जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लोजली कनेक्टेड है किससे, जुडिशियरी से। तो ये हमारा है जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल ओवररीच एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। अगर एक एक लाइन में समझें तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि जो लॉ बनाई जाती है पार्लियामेंट, जो भी लॉ बनता है पार्लियामेंट के द्वारा, उसमें जुडिशरी अपना मतलब एक तरह से उसको चेक करती है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, ठीक है। तो उस चीज़ को जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। ये आर्टिकल 13 में दिया हुआ है, राइट। और जुडिशियल ओवररीच का मतलब ये होता है, चलिए पहले पहले ये दोनों कॉन्सेप्ट, पहला फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू, मींस कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करना। देन जुडिशियल एक्टिविज्म, एक्टिविज्म क्या है कि जुडिशरी एज ए एक्टिविस्ट काम करते हैं। एक्टिविस्ट जैसे कोई इशू है जिसमें पार्लियामेंट जो है कुछ लॉ बना नहीं रही है, तो ये गाइडलाइंस के थ्रू और मतलब या फिर जजमेंट के थ्रू उस जो भी चीज़ अगर साइलेंट है या फिर वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, जो काम लेजिस्लेचर का होना चाहिए उसको सही वे में एज ए एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट का काम क्या है, सही चीज़ों के लिए बोलना, तो जुडिशरी एज ए एक्टिविस्ट भी काम करती है। देन जुडिशियल ओवररीच का मतलब ये है कि जो जुडिशरी का काम है, जुडिशरी का काम क्या है, इंटरप्रेट करना एंड इंटरप्रिटेशन करना, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इंटरप्रिटेशन करना, एंड जितने भी लॉ है उसको रिव्यू करना, जुडिशियल रिव्यू की पावर है। बट अगर वो लॉ मेकिंग में चले जाए, लॉ मेकिंग, लॉ बनाने का काम किसका है, पार्लियामेंट का है, अगर वो पार्लियामेंट के काम को करने लगे तो उस केस में क्या होगा, वो ओवररीच हो जाएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स है, ये बेसिक हमने थोड़ा सा समझ लिया। अब उसको हम आराम से एक एक को डिटेल में करेंगे उनके केस लॉ के साथ। अब ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच, ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं, बट दीज कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट डिफरेंट डिग्री ऑफ जुडिशियल इन्वॉल्वमेंट इन ऑफ गवर्नेंस। जो जुडिशरी है वो गवर्नेंस में कैसे इन्वॉल्व हो रही है उस चीज़ के बारे में ये बताता है कि हाउ, मतलब कैसे, कितने लेवल पे जुडिशरी इन्वॉल्वमेंट कर रही है गवर्नेंस सिस्टम पे। फर्स्ट जुडिशियल रिव्यू, ये पावर है जुडिशरी की टू एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एन लॉ और लेजिस्लेशन इलेक्टेड एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है या फिर जो लॉ बनाया जा रहा है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट है तो उसको चेक करने का काम किसका है, जुडिशरी का है। और जुडिशरी आर्टिकल 13 को यूज़ करते हुए उस चीज़ को चेक कर सकती है। ये इंश्योर करती है कि जो भी लॉ बन रहे हैं इंडिया में और कोई भी एक्शन लिया जा रहा है वो वायलेट नहीं करता है किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, स्पेशली फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करना चाहिए। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या क्या है, तो आर्टिकल 13 में ये एम्बेडेड है। हाँ, ये तीनों कॉन्सेप्ट है ना, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल ओवररीच और जुडिशियल एक्टिविज्म, तीनों में से तीनों कॉन्सेप्ट नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एनीवेयर, ओके। You will not find anything related to these words. These words are not mentioned in the constitution, but their principles are implicitly present in the provisions of the constitution, right? Then
आर्टिकल 13 इज में भी ये चीज़ दी हुई, आर्टिकल 32 में भी दिया है, आर्टिकल 226 का यूज़ करते हुए ये काम कर सकती है। अब लैंडमार्क केसेस देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती केस। ये इतना इंपॉर्टेंट केस है ना कि इसको हमको साइटेशन के साथ, मतलब उसके पूरे डिटेल के साथ उसका नाम वगैरह सब कुछ अपने को याद होना चाहिए। इसका डेट ऑफ जब ये आया था जजमेंट, वो डेट भी इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट केस है ये। तो ये अपहेल्ड करता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, मीन्स कोई भी प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किए जा सकते हैं यूजिंग द पावर ऑफ आर्टिकल 368। लेजिस्लेचर कोई भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। ये हेल्ड किया गया था केशवानंद भारती केस में, ठीक है। उसके बाद मेनवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी बहुत लैंडमार्क केस है। ये रीइंफोर्स किया लिमिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर। जो 368 में पार्लियामेंट के पास पावर है किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, उसको भी ये रीइंफोर्स किया, ओके। फिर जुडिशियल एक्टिविज्म में आ जाता है। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, जब जुडिशरी जो है वो इन्वॉल्व होती टेक प्लेस करती है प्रोएक्टिव रोल, मतलब एक्टिव रोल प्ले करती है प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड डिलीवरिंग जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तब उसको हम लोग बोलते हैं कि जुडिशरी इज एक्टिंग एज जुडिशियल एक्टिविस्ट या जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है। स्पेशली व्हेन अदर ऑर्गन फेल टू एक्ट, अगर कोई और ऑर्गन फेल होता है तो जुडिशरी प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है और राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और जस्टिस डिलीवर करती है, राइट। फिर इट ऑफन एक्सपैंड द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड एड्रेसिंग सोशल इनजस्टिस को कर्टेल करने के लिए, उसको रोकने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए ये जुडिशरी अपना एक स्टेप अहेड ले करके अपना काम करती है। अब कैसे करती है कोर्ट, जैसे जो कोर्ट है ना वो ऐसा है कि अगर कोई इंसान, मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनसे मांगने जाएगा तभी वो दे सकते हैं, ये एक रूल है, मतलब किसी को आना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि PIL के थ्रू ये इस चीज़ को कर लेती है जुडिशरी, या तो फिर सुओ मोटो कॉग्निजेंस, इंपॉर्टेंट मैटर में सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी लेती है जुडिशरी हमारी। इसके बहुत लैंडमार्क केसेस, 3 केसेस हम करेंगे। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में ये चीज़ किया गया था कि इस केस में सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट के, मतलब वर्क प्लेस पे गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई थी। देखिए ये काम किसका था, जुडिशरी का काम तो था नहीं, ये रजिस्टर का काम था कि उनको लॉ बनाना था, किसके लिए, वर्क वुमेन जो वर्क कर रही है, वर्क प्लेस में हरासमेंट जो वुमेन के साथ हो रहा है उसके लिए लॉ बनाना था। बट जो लेजिस्लेचर अपना काम ठीक से नहीं की, इसीलिए जुडिशरी को एज एक्टिविस्ट काम करते हुए गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी पड़ी, और जिसके बेसिस पे बाद में हमारा कौन सा एक्ट आया, पॉश एक्ट आया, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस एट वर्क प्लेस एक्ट आया हमारा, जो कि अभी करेंटली एनफोर्स हो चुका है, राइट। फिर जो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मल्टीपल्स, MC मेहता के तो आपको केस इतने सारे, इन्वायरमेंटलिस्ट एक तरह से बोल सकते हैं, इन्वायरमेंटल लॉयर है ये, और ये बहुत सारे लैंडमार्क केसेस दिए हैं। और ये हमेशा केसेस को एंटरटेन कैसे किया जाता था इनके, ये हमेशा PIL फाइल करते थे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, राइट। फिर ओलेगा टेलिस वाला केस में ये हुआ कि राइट टू लाइवलीहुड आर्टिकल 21 में फॉल करता है। तो ये सब जुडिशरी अपने से कॉग्निजेंस एक तरह से ले करके, मतलब PIL के थ्रू या सुओ मोटो थ्रू या फिर गाइडलाइंस दे करके एक्टिव रोल प्ले कर रही है प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स ऑफ द पीपल। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस यही है कि ये जो जस्टिस है, जस्टिस इज फॉर ऑल, ठीक है, तो उसको स्ट्रेंथन करने का काम करता है। वर्नेबल जो पिछड़े लोग हैं, जो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और लेजिस्लेटिव गैप को फिल करता है। अगर लेजिस्लेचर साइलेंट है या फिर उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है, लॉ नहीं बना रही है, तो जुडिशरी को जस्टिस को मीट करने के लिए, ठीक है, फुल जस्टिस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो यो जुडिशरी ये काम करती है।
Then judicial overreach. Judicial overreach refers to the judiciary crossing its constitutional limits. जुडिशरी अपने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में उनको लिमिट दिए गए उसको क्रॉस करते हुए अपना डोमेन छोड़ के अगर जुडिशरी एंटर करती है किसमें, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव पावर में, तब हम लोग बोलते हैं कि जुडिशरी ने ओवर रीच कर दिया है. ओके, इट इज़ ऑफन व्यूड एज एक्सेस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म. जुडिशियल एक्टिविज्म, देखिए यहाँ पे एक्टिविस्ट की तरह काम कर रहे हैं ताकि सबको फुल जस्टिस मिल सके, कोई भी चीज़ अगर साइलेंट है उसको जस्टिस मिल सके. बट अगर वो एक्सेस हो जाए, अब ये लाइन ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये डिसीजन भी हमारे ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा ही दिया जाता है, और क्या ओवर रीच है क्या नहीं है ये भी डिसाइड हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स ही करते हैं. सो थोड़ा मुश्किल है इस चीज़ को एक लाइन ड्रॉ करना, कि एक लाइन ड्रॉ करना मुश्किल है. कैसे कि इसके आगे हम ये जुडिशियल ओवर रीच है और ये जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल एक्टिविज्म है, इसके बीच में लॉ ड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि डिसीजंस खुद हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स ही दे रही हैं, राइट. और ये लीड करता है लीडिंग टू द कंसर्न अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर. जो अलग अलग पावर्स अलग अलग ऑर्गन्स को दिए गए हैं उसको कर्टेल कर देता है, उसको रोक देता है, राइट. देन एग्जाम्पल के लिए सुप्रीम कोर्ट रूलिंग 2025, ये जो हमारा है एक टाइम लिमिट, हमने ये बहुत बहुत फेमस हुआ था अभी, मतलब ये बहुत लैंडमार्क एक तरह से. अगर 2024 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट अगर देखा जाए उसमें से एक जजमेंट ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में ये फिक्स कर दिया कि जो असेंट दिया जाता है गवर्नर और प्रेसिडेंट के द्वारा उसमें एक टाइम लिमिट इम्पोज कर दी कि अगर उन्होंने उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो वो डीम्ड एसेंट हो जाएगा, वो माना जाएगा कि उन्होंने उसको पास कर दिया, राइट. तो इसके लिए बहुत क्रिटिसिज्म मतलब क्रिटिसाइज किया गया था सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में, राइट. तो क्रिटिक्स आर्ग्यू इट वेंचर्स इनटू द लेजिस्लेटर प्रोग्रेटिव, ठीक है, मतलब ये लेजिस्लेचर के डोमेन में एंटर कर रहा है. ओके, फिर कोर्ट इंटरफेयर इन द पॉलिसी मैटर्स लाइक बैनिंग फायर क्रैकर्स, मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट, ये सब मैटर में भी जुडिशरी कभी कभी अपना रोल प्ले करते हैं, राइट. अब यहाँ पे कंसर्न क्या है, ये डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी को ही अरोज कर देंगे और सेपरेशन ऑफ पावर को ही रोक देंगे. और ये जो है जुडिशरी जो है वो कोलेजियम के थ्रू, मतलब वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, जो हमारे पीपल बाय द पीपल, जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस होने के बाद जो हमारे जो भी बन रहे हैं एमएलए एमपी वगैरह, वो एक तरह से पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनकी बात को ऊपर रखना इज इन दी अकॉर्डेंस विद दी डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में यही होता है ना कि जो सबसे ज़्यादा पावर होल्ड करता है, सबसे ज़्यादा उस रूल मेकिंग पावर होती है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है जो इलेक्टेड बाय पीपल होते हैं, राइट. तो ये इलेक्शन इंस्टीट्यूशन को ही ख़त्म कर देगा और एक डिसबैलेंस क्रिएट कर देगा तीनों ऑर्गन्स के बीच में. हाँ, तो ये कंक्लूड किया जा सकता है जुडिशियल रिव्यू एसेंशियल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंश्योर करता है लीगैलिटी एंड राइट. जुडिशियल एक्टिविज्म भी इम्पॉर्टेंट है, ये जस्टिस डिलीवरी करने में हेल्पफुल होता है. और जुडिशियल ओवर रीच अंडरमाइंस द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ द सेपरेशन ऑफ द पावर and risk the converting of the judiciary into the unelected supreme legislature. Therefore, while activism is welcome when exercising within the constitutional limit, जो एक्टिविज्म वो चीज़ एक्सेप्टेबल है, जुडिशियल एक्टिविज्म इज एक्सेप्टेबल अनलेस इट इज़ विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट. कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के अंदर में अगर जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है तो वो एक्सेप्टेबल है, बट इट मस्ट बैलेंस विद द जुडिशियल रिस्ट्रेंट to preserve the Indian democratic ethos.